दोस्तों नमस्कार। हमारे देश के नेता बड़े त्यागी तपस्वी हैं और खासकर बात यदि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की हो तो मध्य प्रदेश समेत महाकाल के शहर उज्जैन की सेवा में उन्होंने पूरे परिवार को लगा दिया है। खुद लगे हुए हैं, उनकी पत्नी, उनके बेटे, उनके भतीजे, उनके भाई, उनके भाई की पत्नी, यूं कहें कि पूरे परिवार को उन्होंने उज्जैन के इस सेवा में लगा दिया है। क्या ऐसा मुख्यमंत्री आपको पूरे देश में कहीं मिलेगा? लेकिन आपको लग रहा होगा कि यह बात मैं खुद कह रहा हूं। जी नहीं, ये बात इंडियन एक्सप्रेस अखबार कह रहा है और ये इंडियन एक्सप्रेस अखबार जो बातें कह रहा है उसके मुताबिक उज्जैन शहर के आसपास जो विकास परियोजनाएं चल रही है, वहां जो जमीनें एक्वायर की जानी है, उन इलाकों में 253 एकड़ जमीन मुख्यमंत्री और उनके परिवार के लोगों ने खरीदी है। खासकर उन इलाकों में खरीदी है जहां से सड़कें निकलनी है, चौड़ी सड़कें निकलनी है और खेती की जमीनों का लैंड यूज बदलना है, यानी उसे रिहायशी या व्यावसायिक में तब्दील करना है। खेल बहुत बड़ा है। 250 एकड़ का मामला अभी सामने आया है, लेकिन ये 250 एकड़ का मामला क्या है और मध्य प्रदेश में किस नारायण टैक्स की चर्चा आजकल जोरों पर होती है, इन तमाम सवालों पर चर्चा के पहले मैं आपको बता दूं कि जो जमीनें खरीदी गई है वो किस तरह से है। और इंडियन एक्सप्रेस अखबार का एक खुलासा भी आप हमारी स्क्रीन पर देखिए, जिसमें किस व्यक्ति के नाम कितनी जमीनें हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम 17 एकड़, उनकी पत्नी सीमा यादव के नाम 11 एकड़, उनके बेटे वैभव यादव के नाम 17 एकड़, बहू शालिनी के नाम 10 एकड़, चचेरा भाई नीलेश और उनकी पत्नी के नाम 108 एकड़। जी हाँ, इसके साथ साथ चचेरा भाई गोविंद और उनके परिवार के नाम 47 एकड़। इसके अलावा एक भाई नारायण के नाम 19 एकड़। इसके अलावा एक भाई नंदलाल के नाम 17 एकड़, बहन कलावती के नाम 17 एकड़, भतीजा अभय के नाम 16 एकड़ और भाभी रेखा के नाम 6 एकड़ जमीनों की खरीद हुई है। और ये तमाम जमीनें उज्जैन में जिन इलाकों का सो कॉल्ड डेवलपमेंट यानी तथाकथित विकास किया जा रहा है, खेती की जमीनों को रिहायशी या व्यावसायिक बनाया जा रहा है, शहर का विस्तारीकरण या सौंदर्यीकरण, जो भी नाम आप अपनी सुविधा के हिसाब से देना चाहें वो किया जा रहा है। उन इलाकों में ये 250 एकड़ से ज्यादा जमीनें खरीदी गई है। सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह का विकास आपने किसी राज्य में कहीं किसी मुख्यमंत्री का देखा है? अभी चर्चा अयोध्या की हो रही थी। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के कहा गया कि वहां के चंदे में चोरी हुई है और एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही है। बिहार से इसी इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने खुलासा किया कि वहां के डिप्टी सीएम ने कथित तौर पर अपने रिश्तेदारों की जमीन बचाने के लिए एक बस्ती की तरफ से ही एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट चेंज करवा करके उधर से नक्शा पास करवा दिया। ये तमाम चीजें भारत में जमीन के खेल के साथ विकास के नए स्वरूप में देखने को मिल रहा है। तो क्या है ये पूरा मामला? इस पूरे मामले को जानने के लिए हम चलते हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार और इस पूरे मामले को बहुत करीब से देख रहे आदित्य सिंह के पास। आदित्य सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। जी नमस्कार। जी नमस्कार। और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल हम सबकी मोबाइल में एक रिंगटोन बजती है कि काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। ज्यादातर लोगों के मोबाइल में मैंने सुना है। क्या वाकई महाकाल की ऐसी भक्ति, इतनी तल्लीनता के साथ जो भक्ति हो रही है, इस भक्ति के पीछे का खेल क्या है और क्या है इस पूरे मामले की हकीकत, जरा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। देखिए, मुझे ये तो नहीं पता कि महाकाल का भक्त वाकई कौन होता है और कौन नहीं होता है। जैसे आपको नहीं पता होगा कि राम का भक्त कौन था और कौन नहीं था, वैसे ही महाकाल का भक्त कौन है और कौन नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीते 1.5 साल के आसपास का अगर आप घटनाक्रम देखें, जो उज्जैन को बेहतर बनाने के लिए किया गया, यहाँ का जो सिंहस्थ होता है, जिसे महाकुंभ का जो दूसरा नाम है सिंहस्थ, उसे बेहतर बनाने के लिए जो जो काम किया गया है, उसे देखकर अगर आप उसे गौर से देखेंगे तो आपको ये जो अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है, ये मामला बहुत छोटा सा नजर आने लगेगा। दरअसल हुआ क्या है कि ये जो इंडियन एक्सप्रेस ने आज की ये रिपोर्ट की है, ये कमाल की रिपोर्ट है। सबसे पहले ऐसी रिपोर्ट्स शायद बहुत दिनों बाद हम किसी भी देश में कहीं पर भी किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ सीधे ऐसी कोई रिपोर्ट देख रहे हैं। ये सीधे तौर पर हमें बता रही है कि पॉलिसी करप्शन दरअसल होता क्या है, कैसे योजनाएं बनाकर उसका लाभ उठाया जाता है। और जब आप खुद ही
सबसे बड़े पद पर हों सूबे के, तब तो और ये आसान हो जाता है। तो ये सबसे आसान हो गया है मोहन यादव के लिए। सोने पे सुहागा ये रहा कि वो उज्जैन से हैं और उज्जैन में महाकुंभ सिंहस्थ होने वाला है, माफ कीजिए। तो जब सिंहस्थ उज्जैन में होने वाला है और जो हमने पिछला महाकुंभ देखा प्रयागराज का, इलाहाबाद का, उसमें जितना उसे विराट रूप दिखाया गया था, जितनी भव्यता दिखाई जा रही थी, तभी से ही ये अनुमान लगाया जाने लगा था कि अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि उज्जैन में भी बिल्कुल वैसी ही नकल की जाए। हालांकि जितना स्पेस इलाहाबाद में, प्रयागराज में रहा, उतना स्पेस संगम किनारे शायद हमें उज्जैन में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ तो जो शिप्रा नदी है जिसमें पूरा का पूरा स्नान होता है, उसे भी पानी लिफ्ट करके लाया जा रहा है, उसे भी दोबारा जिंदा किया जा रहा है। वो नदी नहीं है, उसमें नदी में पानी नहीं है। तो आप ये समझ सकते हैं तब से ये तैयारी शुरू हो गई थी कि कितना ज्यादा से ज्यादा जमीन यहाँ एक्वायर की जाए। अगर अभी आप उज्जैन के आसपास कभी जी गए हो तो आपने जी जी, वहां मैं गया देखा, हूँ। जी जी, तो आपने वहां देखा होगा कि कितने बड़े पैमाने पर वहां पर इस समय कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कई होटलें बन रही हैं। मुझे याद है जब मैं 12 साल पहले दिल्ली से यहाँ आया था काम करने के लिए, तब मैं उस समय मैंने यहाँ का सिम्बस्त देखा था और उस समय कई नई होटलें बन गई थी रातों रात। जो होटलें हैं, मतलब एक एक महीने के अंदर नई नई होटलों का निर्माण हो गया था। लोगों जी ने अपने घरों को होटल बना दिया था। वो सब तो होता रहता है, लेकिन नई होटलें बन गई थी। उससे तकरीबन 10 गुना तेजी से इस समय निर्माण कार्य उज्जैन के आसपास में हो रहा है। इंदौर और उज्जैन तक पहुंचने की जो रास्ते हैं, वो पहले एक रास्ता हुआ करता था, दूसरा उतना अच्छा रास्ता नहीं था। इस समय 3 से 4 हाईवेज बनाए जा रहे हैं केवल इंदौर से उज्जैन तक पहुंचने मैं के उसी लिए। अंडर कंस्ट्रक्शन हाईवे से कुछ दिनों पहले इंदौर से उज्जैन गया था, इंदौर हाँ, एयरपोर्ट से निकल के। जी जी जी। तो इतने सारे हाईवे बना रहे हैं, हाईवे बन रहा है, तो जाहिर बात है कि वहां पर एक बड़े पैमाने पर जमीनें भी एक्वायर की जा रही हैं। किसानों की जमीनें एक्वायर की जा रही हैं। अलग अलग किस्म की रिंग रोड्स हैं, अलग अलग किसान विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो भी फिर फिलहाल अभी दिखाया गया है, ये सेफेस्ट रिपोर्ट है। और ये कहना चाहिए कि ये बहुत दिनों से एक प्रेशर कुकर था जो इस बारे में होना था। मुख्यमंत्री और उनके परिवार के द्वारा जो भी जमीनों का कारोबार किया जा रहा है, इसकी चर्चा बड़े पैमाने पर चली आ रही है और बहुत समय से, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद से ही चली आ रही है। उसके पहले वो जो शिक्षा मंत्री थे मध्य प्रदेश में, और उसके बाद से ही वो चर्चा चली आ रही है कि इनके पास आखिर ये क्या कर रहे हैं। अब इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि उज्जैन और आसपास की कई होटल्स पर यादव परिवार जो है वो अब उनका एक तरह से कब्जा हो गया है। ऐसी बातें कही जा सकती हैं। हम औपचारिक तौर पर ये बातें नहीं कह सकते, लेकिन ये आरोप नहीं, लगते हैं। मैं देखिए आदित्य जी, मैं एक दो चीजें आपसे जानना चाहता हूँ। वो इंडियन एक्सप्रेस अखबार की जो खबर है उसके मुताबिक 13 दिसंबर 2023 को मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद संभाला। जी उसके बाद से अब तक की अवधि में 137 प्लॉट, जिसमें 168 एकड़ जमीन है, वो 45 करोड़ में खरीदी गई और हम्म, 111 एकड़ नई सड़क परियोजनाओं के आसपास है या उसके एकदम पास में है। जी ये क्या है मामला आखिर? देखिए, सरकार जिनकी है वो तो अपने हिसाब से जिधर से चाहे सड़क निकाल सकते हैं, और कोई भी व्यक्ति, एक निजी तौर पर हम लोग एक सामान्य नागरिक हैं, जब सड़क निकलती है तो चाहते हैं कि काश हमारे खेत के बगल से निकल जाए तो खेत की जमीन हमारी पेट्रोल पंप बनाने लायक या किसी और काम के लायक हो जाए। एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार चाहता है। और वही रेलवे लाइन होती है तो लोग चाहते हैं नहीं नहीं, रेलवे लाइन इलाके में तो चाहिए लेकिन अपने घर के बगल से ना निकले, क्योंकि जमीनें बेकार हो जाती है। एक सामान्य समझ होती है। लेकिन ये समझ, ये हसरत जब व्यक्ति सत्ता में होता है तो बहुत आसानी से पूरी कर सकता है। चलिए, एक सामान्य व्यक्ति तो पेट्रोल पंप बनाने लायक जमीन चाहता है कि सड़क किनारे हो जाए, लेकिन ये 250 एकड़ का मामला क्या है? उसमें भी 168 एकड़ जमीन तो सीधे सीधे आ रही है इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक। ये क्या मामला है? आप अभिषेक जी सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जब बहुत सारे एक एक डब्बे जो मटका होता है ना, उसमें बहुत सारे चिट्स पड़ी होती हैं और उसमें से एक चिट निकाला जाता है और तब आपका नाम उसमें से निकल के आ जाता है। मान लीजिए ऐसा हुआ, तभी आप समझ लीजिए कि आपकी किस्मत जो है वो खुल गई है। उसके बाद जो हो रहा है वो तो आपको मिलना ही था, वो तो तय था कि इतना होना है। तो दरअसल जब जिस समय की आप बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री पद पर आने के, उसके बाद से ही ये लगातार शुरू हो चुका था, ये सारा काम लगातार शुरू हो चुका था।
पॉलिसी करप्शन इसे इसलिए लगातार कहा जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री जो मोहन यादव हैं उनके चुनाव से पहले, मतलब मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसके पहले दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी कि जो सिमस्त क्षेत्र है, जो एक बड़ा सा इलाका है सिमस्त क्षेत्र का, उसमें जो जमीनें हैं, जो किसानों की जमीनें होती हैं, वो ग्रीन जोन में जमीनें थी, उन पर निर्माण कार्य नहीं हो सकते थे। तो उस दौरान इनकी ज़मीनें भी, उसमें काफ़ी सारी ज़मीनें यादव परिवार की आती हैं उस इलाके में। और उसके तुरंत बाद से जैसे ही ये मुख्यमंत्री बने, सबसे पहले ये नया मास्टर प्लान लाया गया, एक नई योजना लाई गई, जो उज्जैन के महाकुंभ को बेहतर करने के लिए थी, क्योंकि उन्हें ज़्यादा स्पेस चाहिए था। साधु सन्यासियों को उस योजना के दौरान ये था कि साधु सन्यासियों को हम एक परमानेंट रेजिडेंशियल इलाका बना देंगे, ताकि जो भी यहाँ आए वो रुके। और मतलब वो आप समझ रहे हैं कि वो 12 वर्षों में एक बार उपयोग किए जाने वाला इलाका था, और उसको इस तरह से एक सुपर सिटी टाइप की बनाई जा रही थी। तो इसकी तैयारी पूरी तरह से की गई। अब ये तैयारी इसलिए की जा रही थी क्योंकि इनकी जो ज़्यादातर ज़मीनें हैं वो मास्टर प्लान में आ जाएँगी, और उन ज़मीनों पर ये जो चाहे वो बना पाएँगे, ऐसा किसानों ने आरोप लगाया। मैंने खुद ही उस पर रिपोर्ट किया, इस तरह से किसानों ने कई आरोप लगाए। और किसानों की जो ज़मीनें थी, उनका जो दाम था, क्योंकि उनसे ज़मीनें तो एक्वायर कर लिए जी। जाती अलग-अलग कामों के लिए। तो उनकी जो ज़मीनें थी, उनका जो दाम था, वो एक किसान हैं जिनसे मेरा संपर्क लगातार हुआ, जो वहाँ को लीड कर रहे थे। आपको भी याद होगा कि उन किसानों ने काफ़ी आंदोलन किया था, उनको जी। जेल में भी डाला जी। गया। तो उस समय उन किसानों की जो ज़मीन 1 करोड़ रुपए बीघा तक, जिसका मार्केट प्राइस था, मार्केट रेट था, उन्हें 10 से 12 लाख और कई-कई को तो 4-5 लाख रुपए तक देने की, उन 4-5 लाख रुपए बीघा में उनसे ज़मीनें खरीदने का उन पर दबाव था। ये उन्होंने कहा है, औपचारिक तौर पर उन्होंने, अखबारों में भी ये है, ऑफ़िशियली दर्ज है कि उन्होंने ये सब कहा है, बताया है। उसके बाद लगातार भारतीय किसान संघ ने बहुत तगड़ा विरोध किया, बहुत तेज़ विरोध किया, लेकिन उस विरोध का भी बहुत असर नहीं हो रहा था। इसके बाद भारतीय किसान संघ के शायद मोहिनी मोहन मिश्र जो हैं, वो जाके उन्होंने अमित शाह से बात करी, गृह मंत्री से, और उसके कुछ महीनों बाद ये जो है एक असर हुआ कि वो योजना फाइनली वो रद्द कर दिया गया। वो जो प्लान था सिमवस्त को बेहतर करने का, वो प्लान जो है इनके तौर पे रद्द कर दिया गया। लेकिन जी। वो प्लान ज़रूर रद्द किया गया। उसके बाद ऐसी खबर है कि इन्होंने जो भी, अब चूँकि सिमवस्त को उस इलाके में विस्तार ना किया जाए और आस-पास के जो दूसरे फैले फैले हुए इलाके हैं, उनमें भी सिमवस्त को विस्तार किया जाए। आप इसको 2 बातों को अच्छे से समझिए। संगम, प्रयागराज का जो संगम है वो एक जगह स्थित है, ठीक है? जी। और शिप्रा नदी जिसके किनारे ये सिमस्त होना है जी। उज्जैन में, उसमें पानी नहीं है। हुँ। उसका पानी यहाँ से, उज्जैन से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर से, उनका क्या नाम है, नर्मदा नदी से वो पानी जी। लेकर आया जाएगा, लिफ्ट किया जाएगा उस पानी को, और उसको शिप्रा में डाला जाएगा। हुँ। आर्ग्यूबली मैंने अपनी पिछली पर्यावरण की रिपोर्टों में ये लिखा है कि सब, और मुझे पता चला कि ये सबसे महँगा पानी है दुनिया का, क्योंकि हुँ। उसको, पानी को लिफ्ट करने का खर्च और वहाँ तक लाने का खर्च इतना ज़्यादा होगा, बिजली का खर्च और तमाम चीज़ें, कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इतना ज़्यादा महँगा पानी है वो। हुँ। तकरीबन एक बार में बिजली का बिल ही कम से कम 12 करोड़ रुपए के ऊपर जाता है, अगर वो एक बार हुँ। पानी आता है यहाँ तक तो। तो ये इतना महँगा पानी है, तो शिप्रा नदी जो है, वो एक जगह नहीं है, उसके लिए नए-नए इलाके बनाए जा रहे हैं। यहाँ से कोई नहर निकाल दी, तो उसके किनारे भी उसमें जी। पानी भर जाएगा, लोग वहाँ स्नान करेंगे। अब जब वहाँ लोग वहाँ स्नान करेंगे, तो वहाँ आस-पास होटल भी होगी। जब हुँ। होटल होगी, तो लोग वहाँ जाके ठहरेंगे भी। तो ये एक पूरी प्लानिंग की गई है कि कैसे इसको किया जाए। आपने देखा होगा, एक्सप्रेस की रिपोर्ट जो है, उन्होंने बताया है कि उनके जो परिवार के कुछ लोग जो हैं, वो इसमें एक्सपर्टीज़ रखते हैं कि कौन सी ज़मीन कहाँ खरीदी जाए, कौन से बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स लिए जाएँ। तो लेकिन इस तरह की एक्सपर्टीज तो हर गांव कस्बे में जितने भूमाफिया मिल जाएंगे, जमीनों के दलाल सब जगह मिल जाएंगे पूरे देश में। लेकिन वो सब मुख्यमंत्री नहीं हो पाते हैं। असल में ये समझिए कि वो, मैं उन पर सीधा आरोप नहीं लगा सकता कि वो ऐसे हैं, लेकिन फिलहाल अगर आप ये रिपोर्ट देखें, तो हम ये मान सकते हैं कि इसमें राजनीतिक शुचिता जो है वो ना के बराबर दिखाई दे रही है, कि इतनी ज़्यादा संपत्ति को का अधिग्रहण कर लेना इतने कम समय में, केवल 2 वर्षों में, और वो ज़मीनें जो हैं वो 8-8, 10-10 करोड़ रुपए बीघे के आसपास तक की दाम है उनमें से कुछ ज़मीनों के। तो ये समझिए कि ये छोटा-मोटा खेल नहीं है, ये बड़ा खेल है।
तब जब ये सिमस्त की जो बात चल रही थी, तब किसान कह रहे थे तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए तक का इनकी जमीनों को मुनाफा होता, अगर ये जी। वो प्लान लागू कर देते तो इतना तक मुनाफा उनकी जमीनों पर हो सकता था। लेकिन इस समय मतलब आप आप ये ये कह नहीं, रहे हैं कि ये 250 एकड़ अभी सिर्फ हल्का सा मामला सामने आया है, अभी 250 एकड़ से ज्यादा का मामला है, ये 253 ये एकड़ से तो ज्यादा का है। जॉय मजूमदार जिन्होंने ये रिपोर्ट की है वो तो खुद ही जानते होंगे, जितना ऑफिशियल फिगर उनके हाथ में आया होगा उन्होंने वही बताया। बहुत जी। स्पष्ट तरीके से क्योंकि इसमें जितनी लिखा। जितनी मैथमेटिक्स मैंने पढ़ी है, जितनी ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री मैंने 9th 10th क्लास तक पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जितना मैंने पढ़ा है, और जितना मुझे कैलकुलेशन आता है, उस आधार पर मैं जानता हूं कि लगभग 247 एकड़ होता है, वो 1 स्क्वायर किलोमीटर होता है। हाँ, 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ी जमीन, और लगभग इतनी ही जमीन मुख्यमंत्री के परिवार ने, मुख्यमंत्री समेत उनके पूरे परिवार ने, उसे थोड़ी सी ज्यादा, 1 स्क्वायर किलोमीटर से थोड़ी सी ज्यादा, यानी चंडीगढ़ के एक सेक्टर के बराबर आप कह सकते हैं कि जमीनें खरीद ली है, 253 एकड़। ये जो ये आपकी खेल रिपोर्ट कितने में आया कितने सौ उसमें एकड़ का या कितने हजार एकड़ का हो सकता है, क्योंकि उज्जैन शहर में देख रहा हूं उसके आसपास की पेरीफेरी में तो हजारों एकड़ जमीन आ जाएगी। देखिए, ये तो ठीक बात नहीं होगी कि मैं अंदाज़न इस बारे में बात करूँ, ये तो हम्म। ठीक नहीं होगा। नैतिक तौर पर भी ये ठीक नहीं होगा कि हमारे मुँह में जो आप आरोप आएँ, जो हमने सुने, वो सब इन पर लगा दिए जाएँ, वो ठीक नहीं होगा। लेकिन आप ये बात समझ लीजिए कि ये जो रिपोर्ट आई है, ये बहुत ठोक बजा के रिपोर्ट इकट्ठी की गई है, जय हम्म। मजूमदार ने जो ये रिपोर्ट किया है। और मैंने ऐसा सुना कि इस समय जब आप ये जब कर रहे हैं, तो इस समय मैं आपको थोड़ा-सा विषयांतर करता हूँ कि इस समय जब हम अब ये बात कर रहे हैं, मैंने अभी देखा कि कुछ राजनीतिक परिवारों में, बड़े परिवारों में बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही हैं जी। कि ये रिपोर्ट आ पाई। ठीक है? जी। ये मैं आपको एक छोटी-सी जी, अब खबर। आप जो कह रहे हैं हम समझ रहे हैं कि बहुत सारे सीएम एस्पिरेंट भारतीय जनता पार्टी में है जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, स्वाभाविक है, वो आप कह रहे हैं। लेकिन ये बताइए हमें, ये जी। सड़क हाईवे जरा इन इलाकों के बारे में बताइए, जी, गंगेड़ी, देखिए, उंगेल, जयवंतपुरा, चंदेसरा, ये सब कैसे इलाके हैं और किस जैसे तरह आप से इनका यहाँ आपको लग रहा है कि ये किस तरह से ये जमीनों की कीमत उज्जैन से आज एकदम चलती है? सटे हुए इलाके हैं। सारे के सारे इलाके उज्जैन से सटे हुए हैं, हम्म। लगे हुए हैं और जब सिमस्त होता है तो इन तमाम इलाकों में एक बड़ी भीड़ पहुँचती है। पूरे उज्जैन ज़िले के उज्जैन ज़िला काफ़ी बड़ा है, लेकिन उन्हेल हो गया, ये जब तमाम आस-पास के जो इलाके हो गए, ये उज्जैन से बहुत सटे हुए इलाके हैं और इनमें बड़े पैमाने पर लोग इनके आस-पास पहुँचते हैं। इनमें से कई कई में तो इनके आस-पास मंदिर वगैरह भी हैं, जिन मंदिरों पर जैसे एक जगह है कि गणेश मंदिर है, वहाँ पर लोग काफ़ी जाते हैं, अलग-अलग किस्म के मंदिर हैं और उन सभी इलाकों में जो है उनके आस-पास से बड़े पैमाने पर सड़कें निकाली जा रही हैं, अलग-अलग स्थानों पर सड़कें निकाली जा रही हैं, सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। तो करीब 12 सड़कों का चौड़ीकरण तो एक इस रिपोर्ट में कलेक्टर ने ही माना है वहाँ के। तो ये सब हो रहा है। तो और इस ये बिल्कुल एक उज्जैन के आस-पास सटे हुए इलाके हैं, कहीं से कोई हाईवे निकल रहा है, कहीं से कोई उज्जैन के इंदौर के लिए कोई कनेक्ट करने वाला हाईवे निकल रहा है। उस ओर राजस्थान से कनेक्शन भी निकलेगा क्योंकि राजगढ़ के नज़दीक से मतलब वहाँ से राजस्थान का भी एक एक वो निकल आता है कोटा का। तो ये तमाम रास्ते जो हैं हाईवेज़ निकलेंगे और इसीलिए इन तमाम हाईवेज़ के आस-पास बड़े पैमाने पर ज़मीन है मतलब वो ज़मीनें इनकी परिवार के आस-पास हैं, ऐसा माना जा रहा है। इनकी नगर निगम जो उज्जैन नगर निगम है, उसकी जो मेयर हैं, वो ऑलरेडी इनके परिवार से हैं, इनकी बहन है कलावती। अच्छा, इनके जो वो बे उनके नाम भी जमीनें हैं, इनकी हाँ, बहन के नाम भी जमीन ली गई है, और बिल्कुल आप कह देखिए रहे हैं कि वो मेयर हैं? हाँ, उज्जैन की जो मेयर हैं, कलावती हैं वो शायद, उनके नाम पर भी जी, ज़मीन उनके है। नाम 17 एकड़ जमीन यहाँ ली गई है। 17 एकड़ उनके बेटे का नाम भी देखिए शायद उस उनके बेटे का नाम भी आया है। उज्जैन साउथ में एक एक इलाका है जयवंतपुरा जो है, जी। उसमें अब एक उज्जैन मक्सी रोड पर आता है, वहाँ हम्म। पर भी सुना है कि इनके पास काफ़ी प्लॉट्स हैं। ये वो सब हैं माइंड इट ये वो सब हैं जो बाकायदा जिनके जिनके दस्तावेज़ हासिल कर लिए गए हैं या फिर जिनके बारे में कोई ठोस जानकारी हासिल कर ली गई है। ये जी। केवल वो है। ऐसे पचासों जगह होंगी जहाँ पर ये ठोस जानकारी अभी नहीं मिल पाई होगी, केवल रिपोर्टर को एक स्कूप होगा कि हाँ, ऐसा-ऐसा हुआ है। तो ये केवल वो नहीं, हैं ये जिनकी बताइए, अच्छा आदित्य भाई, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ आपसे। जी, जी। मैं उज्जैन गया था, हुँ, तो वहां मुझे एक जानकारी मिली, उस समय तो मैं यकीन नहीं कर पाया, लेकिन मुझे लगता है कि आपसे जानना चाहिए, प्रसंग छिड़ गया है तो जान लेना चाहिए। उसको, उज्जैन को, महाकाल की नगरी को लिकर फ्री जोन डिक्लेयर किया गया।
कि वहां शराब की दुकानें नहीं होंगी। लेकिन मुझे लोगों ने बताया कि शहर की बाउंड्री यानी म्यूनिसिपैलिटी की बाउंड्री जहां खत्म होती है, वो लिकर फ्री जोन जहां खत्म होता है, उस बाउंड्री पे शराब की दुकानें बड़ी संख्या में खुल गई है। और हाँ, किनकी खुली है जो मैंने सुना है, मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि मैं तो मध्य प्रदेश बाहर से जाके सुन के आया। आपको ज्यादा जानकारी होगी कौन से लोग हैं जिनकी दुकानें शहर के बाहर खुली हैं। बिल्कुल। मैं बार-बार ये कोशिश करूँगा कि हमारी विश्वसनीयता बरकरार रहे। तो मैं आपको शुरू कहाँ से करता हूँ, जीतू पटवारी ने 6 महीने पहले एक नाम लेना शुरू किया था, नारायण टैक्स, ठीक है? जी, मैं उस पे आने नारायण वाला था। जी, जी, जी। जी जी। मुझे पता है आप वहीं आते। तो नारायण यादव इनके बड़े भाई हैं, परिवार के मुखिया हैं, अच्छे आदमी हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनके बिना कोई काम शुरू नहीं हो सकता। वो प्रथम पूज्य हैं, ठीक है? उनके अच्छा। बिना कोई काम शुरू नहीं हो सकता, चाहे वो आपको कोई भी ठेका वाला काम करना, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है आस-पास में। नेताओं के आस-पास तमाम तरह की बातें होती हैं, कुछ सही होती होंगी, कुछ गलत होती होंगी, जी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उनके बिना कोई काम शुरू नहीं हो सकता। और बिना मतलब नारायण टैक्स क्या होता है, अब आप समझ ही सकते हैं कि भाई जब तक नारायण को टैक्स ना लगेगा तो काम होगा कैसे? ये ऐसा आरोप उन पर लगाया गया। जीतू पटवारी ने भी ये बार-बार ये बातें कही, ये बातें जी। होती नहीं हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और ये बातें ये मैंने कहा कि ये बहुत दिनों से ये प्रेशर कुकर था, जिसे ये रिपोर्ट का आना अवश्यंभावी था, मतलब ये रोकी नहीं जा सकती थी, ये रिपोर्ट। ये इतनी ज़्यादा बातें आ चुकी थीं बाज़ार में, इतनी ज़्यादा बातें आ चुकी थीं बाज़ार में कि ये रिपोर्ट नहीं रोकी जा सकती थी। शिवराज सिंह चौहान ने 20 साल शासन किया, लेकिन आज भी अगर आपको उनका कोई बात याद करनी है, तो आप डंपर घोटाले पे जाएँगे सीधा 2012-13 के आसपास। जी। उसके बीच में वो 8 साल रहे, आपके पास कोई ठोस वो नहीं है कि आप उनको कह दीजिए। आप कह देंगे कि दिलीप बिल्डकॉन, दिलीप सूर्यवंशी ठेकेदार हैं, उनकी कंपनी को उन्होंने बढ़ाया। लेकिन वो कई तरह से हुआ था, लेकिन ये जिन्होंने इतना नाम मोहन यादव जी ने जो हासिल कर लिया है पिछले कुछ समय में, 2-3 सालों में, वो केवल और केवल ज़मीन के तौर पर हुआ है। ऐसा बार-बार माना जाता है कि उज्जैन उज्जैन में वो रहते हैं और वो इंदौर के प्रभारी मंत्री हैं। लेकिन जब इंदौर में पानी वाला हादसा हुआ था, जिसमें हाँ। काफ़ी लोग मारे गए, उस हादसे के दौरान उन्होंने इंदौर की ज़िम्मेदारी नहीं ली प्रभारी मंत्री के तौर पर। तमाम जी। मंत्रियों को हटाने की बात उन्होंने ज़िम्मेदारी नहीं ली। लेकिन वो इंदौर के प्रभारी मंत्री हैं। हर हफ्ते में 2 या 3 बार ऐसा कहा जाता है कि मोहन यादव उज्जैन आते इंदौर आते हैं। 2 या 3 बार हफ्ते में, ठीक है? हाँ। तो इतना ज़्यादा वो इंदौर का ख़्याल रखते हैं। तो ये जो आप केवल देख रहे हैं, ये केवल एक ज़िले की बात है साहब। अभी इंदौर से ज़्यादा बड़ा उज्जैन से ज़्यादा बड़ा इलाका इंदौर है, ज़्यादा फर्टाइल है, जी। ज़्यादा कमर्शियली फर्टाइल इलाका है, वो उज्जैन इंदौर है। उस पर क्या हुआ है, इसकी कोई रिपोर्ट अभी हमारे पास नहीं है कि ये इंदौर आप में क्या। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि उज्जैन सिर्फ झांकी है, असली खेल बहुत बड़ा बिल्कुल। है। अरे आप कैसे ये सब नहीं मानेंगे भाई? आप एक 2 महीने के इवेंट के लिए, सिमस्त के लिए केवल इतना सब कुछ हुआ है, केवल 2 महीने का इवेंट है वो। अगर आपने 2 साल, 4 साल पहले अगर आप अभी गए होते उज्जैन में, तो आपको पता चलता कि जिन होटल्स की मैं बात कर रहा था, जो पिछले कुंभ के आसपास 2016 में शायद पिछला कुंभ हुआ था, तब मैं यहाँ था। जब वो होटल्स बनी थी, तब उनमें क्या रौनक होती होगी? लेकिन उसके बाद 2 महीने की रौनक के बाद वो रौनक खत्म हो गई। 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद सब खत्म हो गया। अब वो होटल्स खड़ी हुई हैं। अब उनके लिए दोबारा बिज़नेस का मौका आ रहा है। ऐसा लोगों ने कहा कि लोगों ने एक बार वहाँ होटल बना के बिज़नेस किया तो 2 महीने में उनकी कमाई पूरी मतलब उनकी लागत वसूल नहीं, हो गई। आपने लेकिन वो उज्जैन की पेरीफेरी में जो नो लिकर जोन के बाहर जो शराब की दुकानें हैं, किनकी है उस पर आपने कुछ बोला नहीं है, कुछ देखिए सर बताया नहीं है। ऐसा है कि इस पर तो सीधा नहीं, ये इसमें सही बात है कि बहुत सारे शराब ठेकेदार, लिकर कॉन्ट्रैक्टर जो हैं, उनकी पार्टनरशिप्स रहती है, बड़े-बड़े ग्रुप्स होते हैं आजकल ये और इनकी पार्टनरशिप्स रहती है। ऐसा कहा जाता है, ऐसे आरोप हैं कि इनके परिवार से जुड़े लोगों की उसमें पार्टनरशिप है। ऐसा अच्छा। कहा जाता है, बिल्कुल साफ कहा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि मुख्यमंत्री बनने से पहले भी मोहन यादव जी को उज्जैन का एक-एक खसरा नक्शा जो होता है ज़मीन का, वो याद था।
वर्बली क्या उनको बात ये। आप कह रहे हैं, इतना तो किसी रजिस्ट्री ऑफिस में काम करने वाले या तहसीलदार के जी, कर्मचारी को जी। भी नहीं नहीं, पता नहीं, होता होगा। तो मैं इस दरअसल मैं उनका बचाव कर रहा हूँ ये कह के कि वाक़ई वो ज़मीन के पुराने कारोबारी हैं। आप समझिए, ठीक है? जी वाक़ई वो ज़मीन के पुराने कारोबारी हैं, लेकिन ये जो एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ आई है ना, इसका मैं बचाव नहीं कर सकता। ठीक है? इसका मैं कैसे बचाव करूँ भई? मतलब जी आपने जहाँ आपको लगा कि यार यहाँ हमको हाईवे बनाना है, नया हाईवे हम यहाँ बना देंगे। अब भाई मालिक का मालिक कौन है इस समय? अब हम मालिक जी चुनते हैं और मुख्यमंत्री थोड़े सेवक थोड़ी चुनते हैं। तो उन्होंने जहाँ हाईवे उनको बनाना था, उन्होंने हाईवे वहाँ चढ़ा दिया और अब वहाँ के आस-पास ज़मीनें खरीद ली या फिर ज़मीन हाईवे की घोषणा होने के पहले ज़मीनें खरीदी जा चुकी थीं और फिर हाईवे की जी घोषणा। अगर अब सोचिए कि इनमें से काफ़ी ज़मीनें एक्वायर भी किए जाएँगे, हम्म। है ना? हाईवे बनने के लिए काफ़ी ज़मीनें तो बाज़ार के मूल्य का 4 गुना उनको पैसा भी तो मिलेगा। हाँ, वो मनमोहन सिंह का जो 2012 का जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है, उस बिल्कुल, हिसाब से पैसा मिलेगा। मतलब बिल्कुल। आपने कहा कि सस्ते में जमीनें खरीदी, किसानों पे दबाव बनाया गया कि बीघे के बीघे जमीन जो एक करोड़ों के बीघे की है वो 4 लाख, 5 लाख या 10 लाख, 12 लाख में दे दे और अब मार्केट रेट के 4 गुने या 3 गुने पर निकाला जाएगा। ये मैं तो फिर अपने आप कहूँगा में घोटाला है। बिल्कुल, नहीं, मैं फिर से आपसे कहूँगा कि मुझे वाक़ई नहीं पता लेकिन ये बात बाज़ार में बहुत ज़्यादा कही जाती है कि इन्होंने बहुत सस्ते में ज़मीनें खरीदी। हुँ, ये जो कुंभ के समय की बात है तब तो सरकार ही उनसे कम दामों में किसानों से ज़मीन ले रही थी। हुँ, जो कुंभ की जो उस योजना की बात कर रहा था मैं महाकाल क्षेत्र की महाकुंभ क्षेत्र कुंभ क्षेत्र सिंहस्थ क्षेत्र की योजना कहलाती है वो। तो उसके लिए तो सरकार ही उनसे ले रही थी। अब इन्होंने व्यक्तिगत तौर पर किसानों से कैसा सौदा किया, ये एक एकदम अलग बात है कि भई किस तरह से सौदा किया होगा ये आप नहीं पहचान सकते। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अब भई मुख्यमंत्री अगर ज़मीन ले रहा है तो किसान अपने हिसाब से दाम देगा ही देगा। हाँ, और नहीं, वो मुख्य जी। जो आप कह रहे हैं हम आखिरी सवाल पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते थे पीएम बनने के पहले से, जब वो पीएम कैंडिडेट थे और गुजरात के मुख्यमंत्री थे यानी मोहन यादव के समकक्ष थे, तब कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा। आज उनकी पार्टी की सरकार है और तमाम बातें आज इंडियन एक्सप्रेस में छप चुकी। सवाल ये उठता है कि इसके बाद अब चूंकि इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है और जब भी इंडियन एक्सप्रेस का जिक्र आता है तो भाजपा सरकार के एक मंत्री रहे जो कभी इंडियन एक्सप्रेस के संपादक हुआ करते थे, उनका नाम जेहन में आ जाता है, अरुण शौरी। इसी इंडियन एक्सप्रेस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ए आर अंतुले की कुर्सी कुर्बान करा ली थी। आज ए आर अंतुले का मामला इतना छोटा मामला है, इतना छोटा मामला है, इस मामले के सामने देखा जाए तो आज के जमाने में वो मामला होता तो कोई कुर्सी नहीं जाती। आप जो कह रहे हैं कि बहुत सारे राजनीतिक परिवारों में लड्डू बट रहे हैं, खुशियां मन रही है, क्या वाकई कैलाश किस पर मेहरबान होने वाले हैं? किसी कैलाश पर, अभी तो महाकाल किस कैलाश पर मेहरबान होने वाले हैं? क्या आपको अब लगता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सीएम एस्पिरेंट की तादाद बढ़ने वाली है और पर्ची खोलने के लिए राजनाथ सिंह को फिर आना पड़ सकता है? क्योंकि ये खुलासे के बाद बीजेपी के लिए खुद को डिफेंड करना तो मुश्किल होता जाएगा। नहीं, ये मुझे लगता है कि बहुत जल्दी कंक्लूजन पर कूदना हो जाएगा। हम्म, आप अपने इस सरकार के केंद्र सरकार के पुराने रिकॉर्ड्स को देखकर अगर आप अभी तक हम कुछ नहीं सीख पा रहे हैं, तो ये हमारी गलती है राजनीतिक तौर पर। हम्म। आप देखिए कि अब तक क्या जितने बात भी कर रहे हैं? मीटू कैंपेन में तुरंत इस्तीफा हो गया था एमजे अकबर का। उसके बाद तो आपने नहीं सुना होगा ना ऐसा। और हाँ, मीटू चूंकि वो कैंपेन और वो मुसलमान थे तो उनका जल्दी इस्तीफा हो गया। भाई मोहम्मद और मोहन में कुछ तो अंतर रखिए। कम से कम जी। इस समय तो आपकी मजबूरी है ये समझना, अगर नहीं समझेंगे तो हम्म, गलत बात हो जाएगी। ऐसा नहीं है, आपने देखा कि करप्शन चार्जेस पर तो हमने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। गैर ज़िम्मेदाराना बातों पर तो मैंने कभी कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी ने इस्तीफ़ा दे दिया हो। करप्शन चार्जेस पर भी नहीं देखा। अब हम कह सकते हैं बहुत नैतिक बातें कि मोहन जी को आगे आना चाहिए, अपना इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, ये सब फिजूल गुज़रे ज़माने की बातें हैं, इनको अब करने से कोई लाभ नहीं है। ना ऐसी बातें अब की जाती हैं भारत के समाज में आजकल। हम्म, तो कुल मिलाकर ये बात तो आप समझ लीजिए कि ये जो हुआ है, ये केवल वो है जो सामने आ गया है। बहुत कोशिश की जाएगी कि आगे जो हो वो कभी कुछ सामने ना आए। मैंने आपसे ये बात इसलिए भी कही क्योंकि मुख्यमंत्री के पद की घोषणा करने से पहले मोहन यादव जी पर ये तमाम तरह के जब आरोप लग चुके थे।
आपको मैंने बताया कि डी नोटिफाइड एरिया में जो उनकी ज़मीनें थी महाकाल क्षेत्र में, मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने वो ज़मीनें उज्जैन मास्टर प्लान से बाहर करवा ली थी। मतलब मास्टर प्लान को सिकोड़ दिया था और उनकी ज़मीन बाहर निकल गई थी। अब जी। उससे क्या होता है कि उस दौरान आप डी नोटिफाइड एरिया में अगर आप ज़मीनें थी आपकी, तो हम्म, सीधी-सी बात है, आप वहाँ कोई निर्माण नहीं कर पाएँगे। हम्म, लेकिन जैसे ही आपने ज़मीन बाहर कर ली, तो आप वहाँ निर्माण करने के लिए स्वतंत्र हो गए। तो जो जी। होटल और तमाम मार्केट की बात हम लोग कर रहे हैं, वो उस एरिया में बन जाती और उसका कीमत अचानक से बड़ा हो जाता। बाकी हम्म, एक किसान सामने बैठा रहता, वो तो बेचारा अपना गेहूँ और सोयाबीन उगाता और बेचता, सामने वाला उससे ज़्यादा पैसे कमाता। तो ये खबर तब आ चुकी थी जब उनके नाम की घोषणा हुई थी। तो हम्म, अभी भी अगर कुछ हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब हमें अपना मन छोटा नहीं करना चाहिए कि अगर मुख्यमंत्री जी से एक शब्द भी ना कहा जाए। बहुत सामान्य हो चुका है। ये अब जी। बहुत सामान्य प्रक्रिया बना दी गई है। अ, ये बहुत हम जितना भी मतलब करप्शन इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुका है इस देश में, एग्ज़ैक्टली, भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप दे करके एक तरह से अघोषित मान्यता दी जा चुकी है, लिहाजा सरकार में इस्तीफे नहीं होंगे। और फिर एग्ज़ैक्टली। कहा जाएगा कि विपक्षी दल भ्रष्ट है। फिर कहा हाँ, जाएगा कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ था, लेकिन मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हम सबने देखा, जी। ए राजा पर सवाल उठे, जेल कोई भेजने के जेल लिए उन्हें गए। मोदी जी नहीं आए थे, मनमोहन सिंह ने भेजा। कल माडी जी। पे सवाल उठे, जेल भेजने का काम मनमोहन सिंह की सरकार ने किया। कनिमोझी भी गई लालू थी। यादव पे सवाल उठे, बिहार में इंद कुमार गुजराल के कार्यकाल में जनता दल के ही प्रधानमंत्री थे, लालू यादव ही मुख्यमंत्री थे और उनके अपने ही कार्यकाल में जेल जाने की नौबत आ गई तो उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। बिल्कुल। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार में आप आरोप लगाते रहिए, भ्रष्टाचार की परिभाषा शायद बदल गई है और इस परिभाषा में जब तक सरकार नहीं माने तब तक वो भ्रष्टाचार नहीं है, जब एक तक और बात ईडी का आपको ध्यान छापा न रखना पड़े होगा। तब तक भ्रष्टाचार नहीं है। एक सवाल का लोभ मैं रोक नहीं पा रहा हूं, ईडी कहां है अब तक? देखिए सर, हमारे इतनी यहाँ बड़ी ईडी नहीं बात है। आने के बाद ईडी को तो पीएमएलए के तहत पूरा सब कुछ मिला हुआ है, वो खुद देखिए से सर टेक ओवर करती है, कर सकती है। देखिए सर, हमारे यहाँ ईडी नहीं आती है। ये सब फालतू बातें हैं। मतलब हमारे ईडी को यहाँ निमंत्रण देने के लिए जनता को सरकार बदलनी होगी। हाँ, हमारे यहाँ ईडी नहीं आती। पिछले बार आपको याद हो तो इंदौर में एक एक सट्टा व्यापारी जो होते हैं, हम्म, सट्टे को यहाँ बड़ी इज़्ज़त से देखा जाता है। तो उनके ऊपर छापा पड़ा था, तो उनके बारे में सुना था कि उन पर ईडी-वीडी की कोई कार्रवाई हुई थी। उसके हम्म, अलावा ईडी-वीडी का हमारे यहाँ ज़िक्र ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है? हम्म, और कभी पे मतलब इंदौर की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा 1-2 कांग्रेस के विधायकों पर 2-3 साल पहले ईडी का छापा सुना था कि हुआ है। हमारे यहाँ ईडी नहीं आती है। हाँ, अगर शायद कमलनाथ मुख्यमंत्री होते तो ईडी दौड़ के आती। जी। खैर, जी, मौजूदा दौर में लोकतंत्र का यही स्वरूप है और लोकतंत्र के इस स्वरूप में जनता अपने आप को इतना ज्यादा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में फंसा चुकी है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर राजनीतिक बिरादरी को, नौकरशाही को और सिस्टम से जुड़े हुए तमाम संस्थाओं से जुड़े ऐसे भ्रष्ट लोगों को लूप होल आसानी से मिल जाता है, जहां जनता के बीच हमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता वाली मानसिकता हावी होती है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने आज भी जर्नलिज्म ऑफ करेज जो उसके साथ पंचलाइन आती है, उस पंचलाइन के साथ कम से कम आज जस्टिस करने की कोशिश की है। लेकिन इस जस्टिस के बाद क्या वाकई लोकतंत्र के भीतर राजनेताओं को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सजा देने की जो परंपरा है, वो परंपरा आगे बढ़ पाएगी? नैतिकता का जो पहले नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की जो बातें होती थी, वो नैतिक आधार पर इस्तीफे अब क्या हो पाएंगे? क्योंकि नैतिकता की तमाम परिभाषाएं हमने तब भी देखी है जब इस देश के अंदर एक प्रधानमंत्री को एक मुख्यमंत्री के बगल में बैठ करके ये कहना पड़ा था कि सत्ता में बैठने वाले हर व्यक्ति को राजधर्म का पालन करना चाहिए। और उसके 2-4 दिनों के बाद उस राजधर्म की व्याख्या उसी मुख्यमंत्री ने यह कहकर की थी कि गुजरात में जो हो रहा है वो न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन हो रहा है। तो मौजूदा दौर बेहयाई की उस पराकाष्ठा तक जाता हुआ दिखाई देता है, जहां तमाम मोरल ग्राउंड की बातें ही इमोरल साबित होने लगती हैं, इमोरल बताई जानी शुरू हो जाती है। नैतिकता और अनैतिकता की परिभाषाएं अब आपस में शायद उलट दी गई है। लेकिन शायद यही अमृत काल है, विश्व गुरु बनाने का फॉर्मूला यही है और धर्म स्थलों के सहारे सनातन चेतना और हिंदू चेतना जगाने की जो कोशिशें हैं, उसमें 250-250 एकड़ जमीन मुख्यमंत्री के परिवारों को हर जगह मिलने लगे तो शायद
हिंदू चेतना और विश्व गुरु बनाने वाला अमृतकाल और जल्दी आ जाए। देश के दूसरे राज्यों को मुख्यमंत्रियों को भी इससे सबक लेना चाहिए कि आखिर कहां कहां 253 एकड़ जमीन किस धर्मस्थल के आसपास वो अपने राज्य में अपने परिवार के लिए ढूंढ सकते हैं, ताकि वाकई हिंदू पताका पूरे देश में, पूरी दुनिया में लहरा सके। देखते हैं और मुख्यमंत्री इसका अनुसरण करते हैं या नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश से जो खबर आई है वो हमारी चेतना को झकझोरने के लिए काफी है। यूं कहे कि अभी नाकाफी जैसे शब्दों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए आदित्य जी आपने समय निकाला, बेबाकी के साथ अपनी बात रखी, कई खुलासे किए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस मुद्दे पर हम आगे भी आपको अपने दर्शकों के साथ रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार।